हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल लैब। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस का जो नियम है, गॉस लॉ, उसका डेरिवेशन किया था, है ना। अब हम लोग जो गॉस लॉ उसी का एक दूसरा फॉर्म और कैलकुलेट करेंगे, उसका अवकल रूप है, उसका डिफरेंशियल फॉर्म, तो वो कैलकुलेट करें। चलो ठीक है। तो ये इसी के साथ में पूछ लिया जाता है कई बार। ये पहले तो डेरिवेशन, फिर गॉस का जो अवकल रूप है वो पूछ लिया जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म। तो अगर एक साथ पूछे तो एक साथ कर देना, अदरवाइज करना तो है ही। तो देखो क्या है अवकल रूप। अवकल रूप गॉस प्रमेय का, गॉस नियम का अवकल रूप, गॉस नियम का अवकल रूप, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो आपको क्या करना है हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग एक बात करते हैं कि एक क्या है, एक मान लो एक बंद पृष्ठ है, तो लिखो इसके अंदर लिखो कुछ। देखो अगर केवल ये पूछा जाए, ऊपर वाला पूछा ही नहीं जाए, डायरेक्ट ये पूछा जाए गॉस नियम का अवकल रूप लिखो, तो पहले गॉस नियम बताना, पहले गॉस लॉ लिखना, फिर उसके बाद में इसका डिफरेंशियल फॉर्म कैलकुलेट करना, है ना। ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है फिर ये वाला, बट डायरेक्ट ये गॉस लॉ लिख देना, पहले ये वाला काम कर देना आप, ये यहाँ तक का, और फिर उसके बाद में उसके आगे की चीज़ें, उसका अवकल रूप डिफरेंशियल फॉर्म कैलकुलेट करना। अगर वो नहीं, ये नहीं पूछा जाए तो, और अगर ये पूछा जाए तो पहले ये करना ही है जो प्रूफ वगैरह सब कुछ होगा, और फिर इसका ये करना है। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में। माना एक बंद पृष्ठ है, माना एक बंद पृष्ठ है जिसमें सतत रूप से आवेश वितरित है, जिसमें सतत रूप से आवेश वितरित है। लेट ए क्लोज्ड सरफेस in which charge is distributed continuously. Let a closed surface in which charge is distributed continuously, आवेश घनत्व का मान रो है, The volume charge density is rho. क्या है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि एक तरबूज है, तरबूज मतलब कोई भी एक रैंडम शेप का कोई क्लोज सरफेस है, और इसके अंदर क्या है, एक आवेश है, एक आवेश नहीं, आवेश वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, मतलब सतत रूप से कि हर जगह पर आवेश है, और आवेश का घनत्व जो है वो कितना है, रो है। अब आयतन में आवेश वितरित है तो ये आयतन आवेश घनत्व लिखेंगे हम लोग। अरे वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से लिखते हैं। तो देखो क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व 12th क्लास में पढ़ा होगा, आयतन आवेश घनत्व, इसका मतलब होता है एकांक आयतन में कितना आवेश है, आयतन आवेश घनत्व पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको जनरली रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि मान लो टोटल चार्ज है Q, dQ, और वॉल्यूम है उसमें dV, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज आ जाता है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं एकांक आयतन में आवेश, ये होता है आवेश, आयतन आवेश घनत्व है। जब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आयतन में आवेश वितरित होता है, तो इस तरीके से, ठीक है। ये आवेश घनत्व हो गया, चार्ज डेंसिटी हो गया। इसके बाद में देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, dQ इज इक्वल टू रो dV, और जो Q होता है उसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, ये हो गया रो dV। अगर मेरे को टोटल कैलकुलेट करना हो तो इंटीग्रेशन कर दो, तो इधर तो Q हो गया और इधर हो गया रो dV। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, क्लियर है ना, सब सेट है। ये पता है
अब देखो गॉस का नियम क्या बोलता है, गॉस नियम से, ये पॉज करके कॉपी कर लेना, गॉस लॉ से बात करते हैं। गॉस नियम से, बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या है, वो ये बोलता है कि जो फाई होता है, फाई क्या होता है, फाई जो होता है, फाई मतलब फ्लक्स, फ्लक्स को इस तरीके से भी लिखते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है, ये सबको मालूम है ना। फाई मतलब फ्लक्स, और फ्लक्स को ऐसे लिखते हैं, फ्लक्स जो होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पर देखा था, ये होता है, ये गॉस नियम के हिसाब से ये सेट है ऐसा। इक्वेशन 2, अब देखो इक्वेशन 1 से Q का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकता हूँ क्या मैं, 2 में आ जाएगा इक्वेशन 1 से, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 देखो ई डॉट डी ए जो है ये आ जाएगा Q का वैल्यू रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो देखिए पॉज करके कॉपी कर लेना भैया, आगे चले। ये है एप्सिलॉन, बहुत सिंपल से डेरिवेशन है, कोई बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन नहीं है। इसमें आएगा रो अपॉन एप्सिलॉन इंटू डीवी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दे क्या, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आगे चलिए, हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा है, गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में परिवर्तित कर सकते हैं। वो क्यों लगा रहा हूं, पहले तो ये बात समझने की कोशिश, मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ या तो डीवी डीवी आ जाए या डी ए डी आ जाए, ताकि मैं उसको हटा सकूं। मतलब दोनों तरफ या तो आयतन, देखो इधर आयतन में समाकलन है, वॉल्यूम में इंटीग्रेशन है, इधर सरफेस में, पृष्ठ में, क्षेत्रफल में, तो मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ या तो क्षेत्रफल में आ जाए या दोनों तरफ आयतन में आ जाए। तो क्षेत्रफल और आयतन को रिलेट करने वाला कौन सा थ्योरम होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या होता है, सिंस गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से, डाइवर्जेंस प्रमेय से बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या था कि कोई भी वेक्टर का अगर पृष्ठ समाकल कैलकुलेट करूं, अगर सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करूं, तो ये उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर आता था, ऐसा आता था, ऐसा था। तो यहां से देखिए, यहां पर अगर ए वेक्टर की जगह ई वेक्टर, ए की बात है, मतलब ए वेक्टर है तो यहां पे ई वेक्टर है, तो अगर मैं इसके लिए लगाऊं विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो कोई भी सामान्य ए वेक्टर के लिए है, कोई भी जनरल ए वेक्टर के लिए फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा ए की जगह ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर डीवी, ठीक है। एक सेकेंड, एक चीज रुकना, देखो ये जो वॉल्यूम है क्लोज्ड है, ये मतलब बंद पृष्ठ होता है ना, तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हो क्लोज्ड, यहाँ पे ऐसा आएगा तो ये ठीक है। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में भी हम लोग ऐसे लगाते हैं जनरली, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है, बाकी उससे कोई ऐसे पूरा डेरिवेशन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, ए वेक्टर की जगह ई वेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार, सॉरी विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पे भी ई आ जाएगा, जहाँ पे भी ए लिखा हुआ वहाँ पे ई आ जाएगा। अब देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 कर दो, तो 3 और 4 से देखो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगा, तो देखो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो समीकरण 3 और 4 की तुलना करो, कंपेयरिंग, या ऐसे बोल लो कि समीकरण 3 और 4 से बात कर रहा हूँ मैं, समीकरण 3 व 4 से बाय इक्वेशन 3 एंड 4 से देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा, तो RHS में देखो इधर क्या है, डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर
dv और उधर है रो अपॉन एप्सिलॉन dv। ऐसा है, पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं आगे चलाता हूं। देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन वॉल्यूम में, आयतन में है, तो दोनों तरफ से अगर इंटीग्रेशन हटाऊं मतलब डिफरेंशिएशन कर देता हूं, अरे समाकलन को हटाने के लिए अवकलन कर दो, अवकलन को हटाने के लिए समाकलन कर दो। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट होता है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मैं अगर दोनों तरफ अवकलन कर दूं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो अवकलन करने पर दोनों ओर अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन, मतलब उपरोक्त समीकरण को v के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दे तो v के रेस्पेक्ट में समाकलन था पहले, तो समाकलन अवकलन से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ही कैंसिल आउट हो गया तो ये dv भी चला जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाएगा। तो अंदर अंदर का बचेगा डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर बचेगा यहाँ पे, और इधर बचेगा रो अपॉन एप्सिलॉन। बाकी इंटीग्रेशन dv भी कैंसिल आउट हो गया और इंटीग्रेशन का सिंबल भी कैंसिल आउट हो गया। ये मिला। ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं अवकल रूप, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय का अवकल रूप है ये है अवकल रूप, सॉरी गॉस डाइवर्जेंस का नहीं, गॉस लॉ का अवकल रूप है, गॉस नियम का अवकल रूप, डिफरेंशियल फॉर्म, गॉस नियम का अवकल रूप। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का क्या है, ये अवकल रूप और डिफरेंशियल फॉर्म है। इसको आप लिख भी सकते हो, मतलब लैंग्वेज में कैसे बना सकते हो, ये क्या है वैसे ई वेक्टर का डाइवर्जेंस है ना, तो आप ऐसे इसको लैंग्वेज में ऐसे ही बना सकते हो कि विद्युत क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस होता है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आवेश घनत्व और एप्सिलॉन के अनुपात के, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड परमिटिविटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो एक बार पॉज करके ये छाप लो और फिर यहाँ पे कंक्लूजन लिखो, क्या लिखना है देखिए, पॉज करके ये छाप लिया, आगे चले निष्कर्ष लिखो, देखो निष्कर्ष, कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है देखो, अतः इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखवाऊंगा, देखो अतः विद्युत क्षेत्र का डाइवर्जेंस आयतन आवेश घनत्व तथा माध्यम की विद्युतशीलता, आयतन आवेश घनत्व तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, तथा माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। Hence the divergence of electric field, hence the divergence of electric field is equal to, hence the divergence of electric field is equal to the ratio of, is equal to the ratio of, is equal to the ratio of volume charge density and permittivity of medium, volume charge density and permittivity of medium। ठीक है, ये आ गया, ये इसका अवकल रूप है भैया, क्या है ये, इसका अवकल रूप, डिफरेंशियल फॉर्म गॉस नियम का, ये कंप्लीट हो गया है। क्लियर है। इस चैप्टर का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और बता देता हूं मैं, ये कंप्लीट हो गया, एक छोटा सा टॉपिक है, हम कर्ल पढ़ रहे थे, कर्ल के अंदर हम लोगों को एक और चीज बतानी थी, कर्ल के अंदर हम लोगों को कर्ल का क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कर्ल का भौतिक रूप, भौतिक अर्थ है, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है कर्ल का वो बताना था, वो एक और ऐसे उसको लिख देता हूं मैं, कर्ल का भौतिक अर्थ, कर्ल का भौतिक अर्थ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, कर्ल का भौतिक अर्थ।
हमने कर्ल तो कैलकुलेट कर लिया था, कर्ल का जो लास्ट डेरिवेशन आया था हमने ये पता किया था कि उसमें आया था कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये कर्ल होता है ना, कर्ल को इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन कर्ल का मतलब क्या है, देखो कर्ल का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितना कर्ल कर रही है, मतलब घूम कितना रही है, घूर्णन कितना कर रही है। जैसे कर्ली हेयर्स होते हैं मतलब रोटेट कितना कर रहे हैं। तो या जैसे मैं बात करूँ जैसे सिंक होता है ना, सिंक या मान लो कहीं पे गड्ढा है, तो जैसे अपने जहाँ पे होता है वॉश बेसिन होता है, सिंक होता है जहाँ पे हम लोग बर्तन धोते हैं घरों में, किचन में जो होता है, मेरे को एक इमेज लेना चाहिए था। जैसे यहाँ से पानी निकल नीचे जा रहा होता है, तो यहाँ पे जैसे इसमें ये सिंक है ना, तो पानी हम लोग जो डालते हैं, ये जब पानी इसके अंदर जाता है होल के अंदर, तो पहले यहाँ पे घूमता है, ये घूमता है ना, नीचे जाने से पहले घूमता है। वो घूमना मतलब रोटेशन हो रहा है, वो घूर्णन हो रहा है, उस रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है कर्ल। तो कोई चीज़ ऐसे घूमती है तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कर्ल। जैसे साइक्लोन नहीं होता कि चक्रवात में भी रोटेशन होता है। तो कहीं पर भी अगर हम लोग वेक्टर फील्ड की बात करें कि वहां पे कोई सदिश क्षेत्र है और सदिश क्षेत्र का रोटेशन हो रहा है, वेक्टर फील्ड का रोटेशन हो रहा है, तो उस रोटेशन कितना हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कर्ल। अगर रोटेशन ज्यादा हो रहा है तो कर्ल का वैल्यू ज्यादा होगा, रोटेशन कम है तो कर्ल कम होगा। तो कर्ल का डायरेक्टली मीनिंग है घूर्णन से, किसी सदिश क्षेत्र का घूर्णन होता है वो कर्ल को रिप्रेजेंट करता है, या कर्ल उसको रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, तो रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ में आया होगा बात, तो लिखो इसका मीनिंग लिखो पहले। किसी भी सदिश क्षेत्र का घूर्णन, किसी भी सदिश क्षेत्र का घूर्णन कर्ल द्वारा, किसी भी सदिश क्षेत्र का घूर्णन कर्ल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी सदिश क्षेत्र का घूर्णन कर्ल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कर्ल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। The rotation of a vector field, the rotation of a vector field, the rotation of a vector field is represented by curl. The rotation of a vector field is represented by a curl. ठीक है, मीनिंग समझ में आया। एग्जाम्पल लिखवा देता हूं ऐसे ही, उदाहरण, एग्जाम्पल लिखो। जब द्रव किसी छिद्र में, किसी छिद्र के ब्रैकेट में लिख लो सिंक, छिद्र के ब्रैकेट में लिख लो सिंक। जब द्रव छिद्र में, किसी छिद्र में जाता है तो वह घूर्णन करता है, घूर्णन करता है, घूर्णन करता है। ये घूर्णन कर्ल को ही प्रदर्शित करता है, ये घूर्णन कर्ल को ही प्रदर्शित करता है। यह वामावर्ती तथा दक्षिणावर्ती दोनों प्रकार का हो सकता है, यह वामावर्ती तथा दक्षिणावर्ती दोनों प्रकार का हो सकता है, मतलब ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं, वामावर्ती और दक्षिणावर्ती दोनों प्रकार का हो सकता है। इंग्लिश में लिखो, when fluid enters into a when fluid enters into a hole, when fluid enters into a hole, होल के ब्रैकेट में लिख लो सिंक, होल के ब्रैकेट में लिख लो सिंक, enters into a hole, it rotates at that point, it rotates at that point. This rotation is shown by the curl, this rotation is shown by the curl. It can be clockwise or anti-clockwise, it can be or it may be clockwise or anti-clockwise. आप ऐसे लिख सकते हो, कर्ल क्या है, रोटेशन को शो कर रहा है, जैसे ये घूम रहा है,
ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। और ये घड़ी की दिशा में ऐसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये दोनों छाप लो। तो दोनों तरीके से हो सकता है, ऐसे घूमेगा, एक क्लॉकवाइज हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ये नोटिस किया होगा ना, कहीं पे भी आप नोटिस करना कि कहीं से पानी आ रहा है और फिर वो कहीं किसी होल में जा रहा है, किसी छेद में जा रहा है, उसको सिंक, जहाँ पे अंदर जा रहा है उसको सिंक बोल देते हैं ना, तो वहाँ पे वो सरफेस पे क्या करता है, रोटेट करता है, उस रोटेशन को बताता है एक्चुअल में कर्ल। वो तो हमने एक एग्जाम्पल से बता दिया, लेकिन कहीं पर भी अगर रोटेशन, जैसे मैंने बताया चक्रवात है, तो जो साइक्लोन बनता है ना, जिसको हम लोग गांव में बोलते हैं कि भूत है इसके अंदर, वो जो भी होता है वो मैंने बताया, मैकेनिक्स में बताया उसके बारे में कि वो कैसे जनरेट होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे सेट होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो जो भी है। पर उसमें क्या, जैसे मैं वेलोसिटी की बात करूँ कि जैसे चक्रवात घूम रहा है तो उसमें पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली। तो वो जो है उसको हम लोग कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है वो कर्ल से प्रेजेंट कर सकते हैं, कि वेलोसिटी कितना फास्ट चक्कर लगा रही है, कितना स्लो लगा रही है, कितना जल्दी या कितना धीरे हो रहा है, उसको हम लोग कर्ल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कर्ल ज़्यादा होगा तो मतलब ज़्यादा घूर्णन है, धीरे है मतलब रोटेशन कम है। ठीक है, इस चीज़ ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, ये हो गया, छाप लो ये। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक इसके अंदर एक टॉपिक और होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, वो मैं सेकंड चैप्टर के साथ में करवाऊंगा। सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर दोनों मिलके एक यूनिट है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात करूँ तो दोनों मिलके क्या है, एक यूनिट है। क्लियर है? तो हम लोग पहले सेकंड यूनिट फर्स्ट चैप्टर हो गया। फर्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा अब, और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी चीज़ें पूछी जाती है। तो आप न्यूमेरिकल ऐसे नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, मतलब नॉर्मल से न्यूमेरिकल है, मैं उनको अच्छे से तरीका बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अभी कुछ 2-3 लेक्चर में, नेक्स्ट वालों में, और उसके बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों मिलके एक यूनिट है। सॉरी। ठीक है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछिएगा। नंबर आपको मालूम है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7726034397। ठीक है, क्लियर है? ओके।